राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो साहित्य इतिहास के जो लेखक हुए हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। इनमें से हम 3 का अध्ययन पहले कर चुके हैं और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो शुक्ल पूर्व जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखक रहे उनमें थे गाडसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं तीनों के में कि इनके ग्रंथ में क्या विशेषता रहीं, क्या कमियां रहीं और इन्होंने किस कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इनमें एक और है मिश्र बंधु, जिनका अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं शुक्ल युगीन हिंदी साहित्य इतिहास लेखक, जिनमें नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इन्हीं के नामकरण पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया था कि शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युगीन। शुक्लोत्तर युगीन में कई लेखक आते हैं जैसे राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गोप, नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सभी को तो हम आज के उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल जी का अध्ययन कर पाएं। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये 3 सगे भाई थे जो रीतिकालीन कवि चिंतामणि के पूर्वज माने जाते हैं। ये चिंतामणि के पूर्वज माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक जो योगदान रहा वह रहा गणेश बिहारी मिश्र जी का, और सर्वाधिक पढ़े लिखे और सबसे बड़े ये माने जाते हैं इन तीनों भाइयों में। इनका जो ग्रंथ था वह था मिश्र बंधु विनोद, जिसके 2 संस्करण आए। प्रथम संस्करण 1913 में आया और द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे जो कि 1934 में प्रकाशित हुए। इन्होंने प्रथम कालखंड का नाम आरंभिक काल रखा और इसी से मिलता जुलता नाम आता है एक प्रारंभिक काल। तो आरंभिक काल नाम रखा था मिश्र बंधुओं ने और प्रारंभिक काल नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। परीक्षाओं में यह दोनों एक जैसे लगते हैं कि आरंभिक काल किसने कहा और प्रारंभिक काल किसने कहा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि आरंभिक काल का था मिश्र बंधुओं ने और प्रारंभिक काल नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसकी वास्तविक संख्या थी 4591। वो तो इतनी थी, पर लगभग 5000 कवियों का उल्लेख इसमें सीधे बता दिया जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन कर्ता कहा तथा इस ग्रंथ को बड़ा भारी प्रकांड व्रत संग्रह कहा। इस इतिहास ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि रीतिकालीन कवियों की परिचयात्मक भूमिका मैंने उक्त ग्रंथ से ली है, कि जो रीतिकालीन के जो कवि हुए हैं उनकी जो परिचयात्मक भूमिका थी वो मिश्र बंधु विनोद से रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में ली। मतलब इसी को उन्होंने अपने ग्रंथ का आधार माना, आधार बनाया। इस ग्रंथ को इन्होंने 8 कालखंडों में विभक्त किया था। कितने कालखंडों में विभक्त किया था? 8 कालखंडों में। देव बड़े हैं या बिहारी? देव बड़े हैं या बिहारी, इस विवाद के जो जन्मदाता थे वे मिश्र बंधु ही माने जाते हैं। और ये जो विवाद था ये किसके बीच चला था? मिश्र बंधुओं और पद्म सिंह शर्मा, जिनका की उपनाम है पराग। पद्म सिंह शर्मा और मिश्र बंधुओं के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि देव को बड़ा माने या बिहारी को। इस विवाद से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मिश्र बंधुओं ने सन 1910 में हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी नवरत्न लिखी। पहली पुस्तक जो आलोचनात्मक थी वह मिश्र बंधुओं ने ही लिखी और जिसका नाम था हिंदी नवरत्न। इस पुस्तक में हिंदी के सर्वोच्च 9 कवियों को स्थान दिया गया। इनकी जो पुस्तक थी हिंदी नवरत्न, इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया। इस पुस्तक के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं।
4 संस्करण कौन कौन से हुए? प्रथम संस्करण तो 1934 में आया, जिसमें कि कबीर को स्थान दिया ही नहीं गया था। दूसरा संस्करण आया 1940 में, जिसमें कबीर को स्थान दे दिया। तीसरा संस्करण आता है 1943 में, जिसमें कि कबीर को स्थान तो दिया, कौन से स्थान पर रखा? पर तीसरे स्थान पर। चतुर्थ संस्करण आता है 1944 में। इस तरह से इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए। हिंदी नवरत्न पुस्तक में शामिल 9 कवि इस प्रकार हैं। 9 कवि किस प्रकार हैं, ये हम ट्रिक देखेंगे इसमें। ये ट्रिक है, तुसु देवी के ट्रिक ने भारत को चंद बंधुओं से मिलाया। हमारी ट्रिक का क्या नाम है? तुसु देवी के ट्रिक ने भारत को चंद बंधुओं से मिलाया। ये आप 2-4 बार अपनी कॉपी में लिख के याद करना, इसे बहुत जल्दी याद हो जाएगी, और इससे जितने भी 9 कवि हैं उनका वो आसानी से याद हो पाएंगे। तू से होता है तुलसीदास, सु से होता है सूरदास, देवी से होता है, दे से तो होता है देव कवि, और ब से होता है बिहारी। उसके बाद आते हैं के से होते हैं केशवदास, त्रि से होते हैं त्रिपाठी बंधु, और क से होते हैं त्रिक, त्रिक के क से होते हैं कबीरदास, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चंद से चंदवड़ दाई। इस तरह से ये 9 कवि पूर्ण होते हैं इस हमारी पूरी ट्रिक में। इन 9 कवियों में से 1934 के प्रथम संस्करण में इनको 3 भागों में बांट दिया। प्रथम संस्करण में इनको 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से हैं? वृहत्त्रयी, मध्यमत्रयी और लघुत्रयी। वृहत्त्रयी में नाम आता है देव का, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। वृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि सम्मिलित किए गए हैं? तो देव, सूरदास और तुलसीदास जी। मध्यमत्रयी में किसका नाम आता है? बिहारी का, भूषण का और केशवदास का। लघुत्रयी में नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चंद्रवरदाई का और मतीराम का। ये तीनों ही पूछे जाते हैं कि लघुत्रयी में किसका नाम आता है, मध्यमत्रयी में किसका आता है और बृहत्त्रयी में किसका आता है। अब आते हैं शुक्ल युगीन इतिहास लेखक। इसमें आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म 1884 और मृत्यु 1941 में हुई। वैचारिक दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। इनका जो मतभेद है हमेशा से रहा है। रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं वैचारिक दृष्टि में। द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में और शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1884 में। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक मौलिकता, तार्किकता, वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय आचार्य शुक्ल जी ने दिया। इन्होंने इतिहास लेखन में जातीय स्वरूप को महत्व दिया। इन्होंने अपने इतिहास लेखन में जातीय स्वरूप को अत्यधिक महत्व दे दिया। जातीय स्वरूप क्या चीज़ है ये देखते हैं। क्या है जातीय स्वरूप? हिंदी एक भाषा है। इसकी 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 उपबोलियां हैं। जैसे संपूर्ण भारत में तो हिंदी बोली जाती है, पर अलग अलग स्थानों पर उनकी फिर अलग अलग उपभाषाएं भी होती हैं, उपबोलियां भी होती हैं। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने अपने इतिहास लेखन में मैथिली का, राजस्थानी का, अवधी का और ब्रज का, इन भाषाओं का प्रयोग किया। अर्थात अपने इतिहास लेखन में इन्होंने केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग नहीं किया, अपितु सभी बोलियों का प्रयोग किया। इसीलिए इनके इतिहास ग्रंथ को हिंदी का जातीय स्वरूप का आधार प्राप्त है। इसीलिए जातीय स्वरूप का आधार इनके ग्रंथ को माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रथम संस्करण आया था 1929 में।
इस संस्करण में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर उसका उपहास उड़ाया गया और इन्हें अपने इतिहास ग्रंथ में, ग्रंथ है ये, यहाँ पे ये ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ में इनको शामिल नहीं किया। जो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो लिखे गए थे, इन्होंने उनको शामिल ही नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ये कोई ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ थोड़ी है, ये तो एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है केवल। विशेषता क्या रही? शुक्ल परवर्ती, मतलब जो बाद के जो विद्वान हुए, जब इनकी सांप्रदायिक शिक्षा पर सवाल उठाए उन्होंने, तो 1940 का जो द्वितीय संस्करण आया इनका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो द्वितीय संस्करण आया, क्योंकि पहला तो 1929 में आया था, दूसरा आया 1940 में। जब जो 1940 में संस्करण आया, इसमें सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य को इन्होंने पुनः स्थान दे दिया। आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। इनका जो 1929 में आया था, ये सर्वप्रथम पहले 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था पहले, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था उस समय। फिर इस ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित करवाया, जबकि प्रकाशित किस नाम से करवाया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में से प्रकाशित करवाया था। क्या है हिंदी शब्द सागर? हिंदी शब्द सागर क्या है? यह शब्दों का पर्यायवाची कोश है। इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई। इसमें आचार्य शुक्ल, रामचंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके जो सहयोगी के रूप में काम किया वो किया था केशव राय पाठक जी ने। महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका भी। इस ग्रंथ को लिखने में इतिहास लेखक की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति, उसी का इन्होंने प्रयोग किया था। और विधेयवादी पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति किसको कहते हैं? जनता की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखकर जो साहित्य लिखा जाता है वही विधेयवादी पद्धति कहलाती है। इनका एक कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसको 4 भागों में बांटा: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इस तरह से 4 भागों में बांटा। समय सीमा मानी इन्होंने 993 ईस्वी से लेकर 993 ईस्वी, मतलब कि 10वीं शताब्दी कह सकते हैं। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन आज भी सर्वमान्य है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, जो 4 नाम दिए, उन्हीं को सर्वमान्य माना जाता है। परंतु जो पहला जो नामकरण है, नामकरण के अंतर्गत जो आदि काल है उसको छोड़कर शेष नामकरण आज भी स्वीकार है। मतलब आदि काल का जो नाम दिया था ना इन्होंने, वीर गाथा काल, उस पे थोड़ा सा मतभेद रखते हैं कई विद्वान। हालांकि इन्होंने दोहरे नामकरण दिए। आदिकाल का नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा, जो कि विवादों से ग्रसित है। मतलब सभी विद्वान उसे मान्य नहीं समझते, इसलिए वो विवादों में रहा। उन्होंने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी कवियों से अलग कर उन्हें साहित्य की पूर्व पीठिका नाम से स्थान दिया। जो अपभ्रंश के जो कवि थे उनको हिंदी कवियों से अलग रखा और उन्हें पूर्व पीठिका नाम से स्थान दिया। इन्होंने प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था, प्राकृत भाषा की जो अंतिम अवस्था थी वो कौन सी थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी का आविर्भाव माना। इन्होंने माना कि हिंदी का जो आविर्भाव हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहकर उसे हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा। इन्होंने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना तथा इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। प्रथम महाकवि तो माना चंद्रवरदाई को, और प्रथम
महाकाव्य माना पृथ्वीराज रासो को। इसकी विशेषता क्या रही पृथ्वीराज रासो की? पृथ्वीराज रासो को इन्होंने सर्वप्रथम जाली ग्रंथ भी कहा। जाली ग्रंथ क्यों कहा? क्योंकि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया था। आचार्य शुक्ल जी ने खड़ी बोली की प्रथम रचना अकबर के दरबारी कवि थे गंग कवि, उनकी रचना को माना, जिसका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको इन्होंने हिंदी मतलब खड़ी बोली की प्रथम रचना माना था। किसको? चंद छंद वर्णन की महिमा को। भक्ति काल के उदय का कारण इन्होंने इस्लाम के आक्रमण को माना, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निरर्थक बताते हुए भक्ति काल के उदय का कारण नहीं माना, क्योंकि ये एक दूसरे के वैचारिक मतभेद ही तो थे ही। तो शुक्ल जी ने तो भक्ति के उदय का कारण माना इस्लाम के आक्रमण को, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निरर्थक बताया। भक्ति के उदय का कारण शुक्ल जी ने इस्लाम के आक्रमण को मानकर सांप्रदायिकता को पुनः जीवित कर दिया। इन्होंने संत काव्य व सूफी काव्य का नामकरण भी किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य का और सूफी काव्य का भी नामकरण किया। इन्हें सांप्रदायिकता की ओर ही ले जाता है। इन्होंने जो इनको भी अलग अलग बांट दिया, तो इसे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इन्होंने भक्ति काल में तुलसीदास जी को बड़ा कवि माना। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास का जो अधिकार था वह संपूर्ण मानवता की भावनात्मक सत्ता को लेकर था, जबकि सूरदास को तुलसीदास जी के बाद का भक्ति काल का दूसरा बड़ा कवि माना। तुलसीदास जी को तो सबसे बड़ा कवि माना और सूरदास जी को दूसरा बड़ा कवि माना। इनके काव्य में लोक मंगल की भावना तो थी, लेकिन तुलसीदास के अनुपात में नहीं थी। इन्होंने कबीरदास जी की उपेक्षा की, क्योंकि ये तुलसीदास जी को बड़ा कवि मानते थे। विशेषता क्या है? आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा। जितने भी ये विशेष लगा के पॉइंट लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी को क्या कहा था? तुलसी को कहा था लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि। और सूरदास जी को इन्होंने क्या कहा था? सिद्धावस्था का व भाव प्रवणता का कवि। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सिद्धावस्था का और भाव प्रवणता का कवि किसे कहा था? तो सूरदास जी को कहा था। और लोक मंगल की साधनावस्था का कवि किसे कहा था? तो तुलसीदास जी को कहा था। ये जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युगीन इतिहास लेखक। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।